तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के सभी सूत्रों को बताने वाला हूं, बिल्कुल A to Z। यानी कि क्लास 10th में हमारे चैप्टरों की संख्या है 15। तो पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है और लास्ट में है प्रायिकता। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके अंत तक के सूत्रों को बताने वाला हूं। तो भाई यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जानना ना समझ थे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला जो सूत्र निकल के आता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो सूत्रों को दिखाने के साथ साथ आपको समझाएंगे भी हम, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक, पहला सूत्र है हमारा। तो यहाँ पे जो पहला सूत्र है हमारा A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल, ठीक, ये हमारी समका होती है। अब इसके बाद नई लाइन से लिखेंगे ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा भाज्य, ए हमारा है भाज्य और बी भाजक, क्यू भागफल और ये आर शेषफल। तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये इतना सूत्र हो गया, ये वाला। इसके साथ आपको ये भी याद करना, ठीक, और ये हमने इसको आपको समझा दिया है। तो ये सूत्र नंबर पहला हो गया हमारा। अब सूत्र नंबर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा तथा मासा पे आधारित। लासा तथा मासा के लिए सूत्र बता रहे हैं आपको हम। नंबर 2 डाल के लिखेंगे। तो हमारा सूत्र होता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब इसके बाद अगला शांत तथा अशांत परमेय संख्या। शांत तथा अशांत परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा हमारा ये तीसरे का पहला। चलिए समझिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा था। यदि परमेय संख्या P बटा Q, यदि परमेय संख्या P बटा Q के रूप की है, ऐसे लिखिए, के रूप की है, P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m, या 2 पे घात m कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और 5 पे घात n के रूप की है, तो वह परमेय संख्या शांत होती है।
देखो यानी क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड काटेंगे 2 और 5 के रूप के होने चाहिए तो वो संख्या शांत होती है। नंबर 2 डाल के लिखेंगे तीसरे का दूसरा, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m और गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है तो वह परमेय संख्या अशांत परमेय संख्या कहलाती है। अशांत परमेय संख्या या भिन्न, ठीक, परमेय संख्या कहलाती है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये तो था हमारा शांत और अशांत। शांत में क्या होता है, जब हर के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए, घात कुछ भी हो। जब कोई हमारी एक भिन्न है तो भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के साथ उसमें 2 और 5 आना चाहिए, तो वो संख्या शांत होती है। और 2 और 5 ना आए, यानी 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का ना हो, तो वो संख्या हमारी शांत नहीं अशांत परमेय संख्या होती है, ठीक है। इतना नोट करने के बाद वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सूत्र है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पेज आराम से पलटो। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, ठीक। तो इसका सूत्र नंबर पहला, मूलों का योगफल बराबर माइनस b अपान a। या करके लिखेंगे नहीं लाइन से, मूलों का योगफल। देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल, यानी योगफल को लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। यहाँ पे इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब इसका नंबर 2 सूत्र, नंबर 2 देखिए, मूलों का गुणनफल बराबर c अपान a। फिर नई लाइन से या करके लिखेंगे हम, या अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a, ठीक है। तो दूसरा सूत्र ये हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मूलों का गुणनफल c अपान a और मूलों का योगफल माइनस b अपान a। चलिए इतना नोट करने के साथ दूसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। नंबर 2 डालेंगे अब यहाँ से, त्रिघात बहुपद। x पे घात 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तथा गामा है। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। ax पे घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो अल्फा बीटा गामा है। तो इसका सूत्र नंबर पहला मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b अपान a। अब इसका सूत्र नंबर 2, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, ठीक है। तो दो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक। अल्फा है ये, गामा अल्फा बराबर b और ये c अपान a। नंबर तीसरा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर
बी सी और डी माइनस डी अपान ए। देखो कैसे याद करेंगे, बी सी डी क्रमशः, और तीनों के नीचे ए रहेगा, माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार। अब अगला सूत्र है, वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। अब यहां से लिखेंगे हम द्विघात समीकरण, नंबर 3 डाल के लिखना हमें, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और बराबर में होगा 0। नई लाइन से ए आकर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0। ठीक है, तो एक सूत्र ये हो गया हमारा। एक बार इस पेज को देख लो, इसके बाद दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। अब यहां पे लिखेंगे त्रिघात समीकरण, नंबर कौन सा था उधर, नंबर 3, कौन सा था ये, नंबर 3, नंबर 4 लिखेंगे हम यहाँ पर, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो जो हमारा त्रिघात समीकरण होता है, एक्स पे घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर इसके बाद प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, अब आएगा एक्स। अब दो मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, अब इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा और बराबर 0। तो ये हो गया हमारा त्रिघात समीकरण। तो ये बहुत कम यूज होता है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। चलिए अब यहाँ पे तो ये तो हमारे सूत्र खत्म हो गए। अब यहाँ पर आ गया है दो चररैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। चलिए सभी बच्चे लिख लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये हमारा प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर है 2 नहीं 3, चैप्टर नंबर 3 है हमारा ये। तो यहाँ पे थोड़ा हम विराम लकीर के करने, जिससे कि 2 से दिखाई दे, नंबर 3 चालू हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से ये। अब यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो सभी बच्चे नंबर पहले ही हक डाल के लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो a1x युग्म मीत जोड़ा होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर नई लाइन से a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये दोनों हमारे रैखिक समीकरण युग्म है। तो यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2, ठीक। और ये हमारी रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। टेबल आपको अच्छे तरीके से याद करनी, 5 नंबर का सवाल आता है यहाँ से, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हमारा इस प्रकार ग्राफ बनेगा, ये इस प्रकार,
ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ये समीकरण नंबर 1 होता है, यानी ये समीकरण नंबर 1 से बनता है। मान लो 1 2 जो भी हो, ये समीकरण नंबर 2 से बनता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल, और दूसरी भाषा में बोलते हैं अद्वितीय हल। कोष्ठक में लिख लेना यहाँ पर अद्वितीय हल। एक हल को दूसरी भाषा में बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और साथ में यहाँ पे लिखेंगे संगत। क्या लिखेंगे? संगत। इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर 1 में ये लिखेंगे आप केवल एक हल, और केवल एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, और नंबर 2 में संगत। ठीक है, चलिए ये नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक, और नंबर दूसरा अनुपात रोमन में लिखो। जो दूसरा अनुपात है हमारा A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा V2 और इक्वल C1 बटा C2। और ये हमारी रेखाएं होती है समपाती, समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। जैसे एक ग्राफ ये बन गया और दूसरा भी ग्राफ इसी के ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मान लो समीकरण नंबर 1 से बना, और ये मान के चलो 2 से बना। अब यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल। और दूसरा पॉइंट है इसका संगत। क्या लिखेंगे आप? संगत। इतना। चलिए अगला देखिए, नंबर 3 में हमें लिखना है, नंबर 3 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो ये रेखाएं होती हैं हमारी समांतर, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं हैं तो इनका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों जो ग्राफ होंगे बिल्कुल समांतर खींचेंगे आपके यहाँ पर। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 के द्वारा मान लो, ये 2 के द्वारा मान लीजिए आप। अब यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और साथ में लिखेंगे, पहला पॉइंट इसका होगा कोई हल नहीं है, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे असंगत, असंगत। ठीक है, तो ये टेबल बनके तैयार हो गई हमारी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद यहां से लिखेंगे हम, अगला पॉइंट होगा, ये हमारा चल रहा है 2 चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक युग्म, यानी कि चैप्टर नंबर 3 के बारे में बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से इसी के नीचे लिखना आयु पर यानी संख्या पर आधारित। ठीक, नंबर 2 डाल के लिखना हमें संख्या पर आधारित या संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है। ठीक, जब संख्या पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे तो माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है, तो नई लाइन से अभीष्ट संख्या बराबर 10x प्लस 22। तो ये सूत्र बन के आता है हमारा। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, छोटे से भैया विनती है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ भी शेयर करना चाहे तो वीडियो को शेयर कर दिया करें आप। चलिए, अब इतना नोट करने के बाद अब यहाँ से लिखेंगे हम, अब यहाँ पर लिखेंगे नाव तथा धारा पर आधारित। पहले आयु पर आधारित लिख लें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम आयु पर आधारित, आयु पर आधारित प्रश्न। चलिए, ये नंबर जो भी हो आपका, कौन सा नंबर था इधर हमारा,
नंबर 2 है, नंबर 3 देखेंगे अब यहाँ से हम नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पे लिखना है पहला पॉइंट, पहली। और प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ ये सूत्र अपने हिसाब से लगाने, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसी हिसाब से सूत्रों को लिखा रहे हैं, ठीक है। पहले या पूर्व, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं, पहले या पूर्व के लिए घटाते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, बाद या पश्चात के लिए जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट, गुणा हमेशा छोटी संख्या में करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आयु पर आधारित। अब इसके बाद नंबर 4 होगा हमारा अगला। तो यहाँ पे लिखेंगे नाव तथा धारा पर आधारित, नाव तथा धारा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर नई लाइन से धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों एक बात बता दूं आपको, जब नाव और धारा की बात की जाएगी तो यानी कि नाव की चाल, और देखो धारा की चाल, थोड़ी गलती कर दी हमने यहाँ पर, थोड़ा सुधार कर लीजिए। यहाँ पे लिख लो धारा, यहाँ पे लिख लो धारा की चाल, ठीक है। यहाँ पे धारा की चाल लिख लीजिए, माफी चाहता हूँ थोड़ी। यहाँ पे लिख लो धारा की चाल, यहाँ पे लिखो नाव की चाल, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए नाव की चाल, यहाँ पे धारा की चाल, यहाँ पे नाव की चाल। तो प्यारे बच्चों एक बात आपसे कहना चाहते हैं, देखो जब नाव और धारा पर आधारित प्रश्न होंगे तो नाव की चाल यानी कि देखो धारा की चाल हमेशा अधिक होती है और नाव की चाल हमेशा कम होती है। नहीं, ये हमारी धारा की चाल है और ये नाव की चाल है। तो देखो धारा की चाल हमेशा अधिक होती है और नाव की चाल हमेशा कम होती है, बात ध्यान रखना आप। यानी धारा की चाल अधिक होती है और नाव की चाल कम होती है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। देखो धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसका अर्थ ये हुआ कि नाव हमारी धारा की दिशा में जा रही तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद ये तो धारा के अनुकूल पे धारा के प्रतिकूल, नाव की चाल। देखो प्यारे बच्चों, देखो अनुकूल का अर्थ है नाव हमारी धारा की दिशा में जा रही तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, और प्रतिकूल का अर्थ है नाव धारा के विपरीत दिशा में आ रही तो दोनों की चालें घट जाएंगी। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ये। अब इसके बाद यहाँ पे एक सूत्र और लिखना है आपको। अब देखो इस अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल, यानी कि देखो धारा के अनुकूल, थोड़ा समझा दूं मैं, धारा के अनुकूल, इसका अर्थ होता है धारा के अनुकूल, इसका अर्थ होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। फिर धारा के प्रतिकूल, इसका देखो यहाँ पे धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल कह दो या धारा की दिशा में कह दो, एक ही बात है। धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में,
धारा के विपरीत दिशा में। ठीक, एक धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, यानी अनुकूल का अर्थ है, अनुकूल का अर्थ धारा की दिशा में और प्रतिकूल का अर्थ है धारा के विपरीत दिशा में। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सूत्र और लिखना है आपको। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, फिर नई लाइन से समय बराबर दूरी बटा चाल। ये सूत्र और एक और लिख लीजिए। अरे भाई देखो, पहले एक सूत्र आपका मेन सूत्र ये है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, इन दोनों के स्थान बदल दिए तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर इसके नीचे एक करके कैसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये 3 सूत्र निकल के आ गए हमारे। ठीक है, तो एक बार इस पेज को पूरा देख लीजिए, थोड़ा आगे बताते हैं कैसे हैं सूत्र। यहाँ पे लिखा हुआ धारा और यहाँ पे लिखा हुआ नाव। धारा की चाल नाव की चाल से हमेशा अधिक होती है। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब यहां से हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चलिए भाई यहाँ पे क्या होता देखना। तो इसमें सबसे पहला सूत्र होगा हमारा, नंबर 1 डाल के लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, तो ये नंबर 1 डालिए। अब नंबर 1, अब इसका पहला सूत्र यानी द्विघात समीकरण का पहला सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे विभक्त कर, विभक्त कर सूत्र। तो ये d हमारा प्यारे बच्चों होता है विभक्त कर, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है। अगर पूछे विभक्त कर ज्ञात कीजिए, विभक्त कर ज्ञात कीजिए, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आपको लगा देना है। अब इसके बाद नंबर दूसरा सूत्र, इसमें श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये सूत्र हो जाएगा हमारा। ये कहलाता है विभक्त कर और ये कहलाता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब यहाँ से इससे आगे लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति। चलिए नंबर दूसरा डालेंगे यहाँ से, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो प्रश्न यानी पहला इसका है दो भिन्न, भिन्न का अर्थ है अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। नंबर 2, यानी d का मान क्या होना चाहिए, d का मान प्लस में आए, 0 से बड़ा आना चाहिए। नंबर 2 डाल के लिखेंगे हम यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। देखो इसमें दो भिन्न भिन्न, जब भिन्न भिन्न होंगे तो देखो ये d है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का मान है, d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए अर्थात धनात्मक। अब यहाँ पे d का मान 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे एक सूत्र और लिख दीजिए। तो इसके यहाँ पे मूल बराबर, यानी कि मूल माइनस बी अपॉन 2a
कामा माइनस बी अपान 2 है, तो ये इसके मूल होते हैं हमारे। ठीक है, नंबर 3 डाल के लिखेंगे यहाँ से अब हम। और देखो इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना, ये वाला लगाना हमें। ठीक, और जब दोनों मूल बराबर तो सूत्र ये लगाना हमें। प्रश्न नंबर 3 नंबर डाल के लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये कब होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी कि जब आप डी का मान निकालेंगे तो डी का मान माइनस में निकलेगा। जब डी का मान माइनस में निकलेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छे तरीके से याद करना। देखिए यहाँ से बोर्ड की परीक्षा में विकल्प बहुत पूछे जाते हैं, बता रहा हूँ, विकल्प बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगले सूत्र कैसे हैं वो देखिए। अब थोड़े यहाँ से विविध सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 डाल के लिखना हमें। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप लिख लो। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो कक्षा 10 में सूत्र लिख रहे हैं, देखो हम जो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद नंबर अगला सूत्र है हमारा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इकाई, इकाई का अर्थ मीटर है, सेंटीमीटर वो लिखा जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं। अब यहाँ से नंबर क्या डालोगे, बस ऐसे लिख लीजिए आप फिलहाल। अगर डालना चाहो तो डाल दो। कौन सा नंबर डाला था हमने इधर? तीसरा है, नंबर 4 कर लीजिए। ठीक है, नंबर 4। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप, ये सब यूज होते हैं परिमाप। हमने सवालों में देख देख के सूत्र लिख रहे हैं, कौन से सवाल में कौन सा सूत्र यूज होता है। वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इकाई। इकाई का अर्थ है कि भुजा आपके सेंटीमीटर मीटर में वही लिखना है। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, नंबर 5 डाल के लिखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। पाइथागोरस, ये तो सब बच्चों को पता होगा, गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और प्यारे बच्चों ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो यहाँ पे ए बी और ये सी, ये 90 अंश का कोण होता है। ये वाली भुजा कहलाती है हमारी लंब, और लंब को लिखा जाता है एल से। ये वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और कर्ण को लिखा जाता है ए से यानी के। ये कहलाती है आधार, और आधार को लिखा जाता है ए से। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र है नंबर 6, 4 बराबर। देखो 4 बराबर सूत्र पीछे भी लिखा चुके हैं, एक बार फिर लिखा दे रहा हूं मैं। 4 बराबर दूरी बटा समय। फिर नई लाइन से समय बराबर दूरी बटा 4, ये भी इसमें यूज होते हैं, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। अब इसके बाद नंबर 7, तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1, ये 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। नंबर 8 डाल के लिखेंगे हम 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम x और x प्लस 2, ये हमारे 2 क्रमागत धन पूर्णांक है और ये 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक है। नंबर 8 के बाद 9 लिखेंगे यहाँ पर हम 2 क्रमागत सम धन पूर्णांक। यहाँ पे बिल्कुल सेम, जो विषम है वही सम है और x प्लस 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के सूत्र खत्म हुए। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के कराने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला चैप्टर 5 नंबर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। और ये चैप्टर नंबर है हमारा 5। चलिए, तो सबसे पहले जो पहला सूत्र है हमारा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी यानी एपी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो नई लाइन से एपी बराबर यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक, बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, कामा डैश डैश, ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ए क्या है? ए है हमारा प्रथम पद, तो ए हमारा क्या है? प्रथम पद। और डी हमारा है सार्वांतर, सार्वांतर। ठीक है, तो सूत्र नंबर पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद यानी सूत्र नंबर 2, एपी का nवां पद यानी कि समांतर श्रेणी यानी एपी का nवां पद। तो इसका सूत्र होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है nवां पद। अब प्यारे बच्चों ए एन यानी कि ए एन बराबर एल, और एल क्या है हमारा? एल है अंतिम पद, एल है हमारा अंतिम पद। तो जो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो ए एन होता है इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ए एन बराबर एल, इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए आपको बता दे रहा हूं अभी से मैं, यानी ए एन की जगह पे एल भी लिख सकते हैं और एल होता है हमारा अंतिम पद। अब इसके बाद सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 है समांतर श्रेणी अर्थात एपी के प्रथम n पदों का योगफल या योग। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे एस एन क्या है? पदों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल का सूत्र है हमारा, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और देखो प्यारे बच्चों, भैया जो गणित है वो सूत्रों पे टिका हुआ। अगर आपको सूत्र याद है सवाल समझ में आ जाएंगे, सूत्र याद नहीं है सवाल नहीं समझ में आएंगे। और एक बात ध्यान समझिए, यानी कि सर जी क्लास में प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के साथ साथ सूत्र भी बताते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली खत्म हो जाती है लेकिन बच्चों को सूत्र याद नहीं हो पाते, हम इसी बात से परेशान हैं। प्रश्नावली खत्म हो जाती है, उस बच्चों को सूत्र याद नहीं हो पाते, बताइए तो कहाँ से सवाल समझ में आएंगे आपको? तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सूत्रों को याद कर लीजिए आप, तब सवाल समझ में आएंगे। अब यहाँ पे एक सूत्र योग वाला ये है और एक दूसरा सूत्र और है हमारा एस एन बराबर, तो एस एन बराबर n/2। तो यहाँ पर ए प्लस एल, एक सूत्र ये है हमारा। ठीक है, 2 सूत्र होते हैं, यानी कि प्रथम पद और ये अंतिम पद दिया हो, यानी कि श्रेणी में n पद दिए हो, प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तो सूत्र ये लगा दीजिए तो पदों का योगफल मिल जाता है हमारा। चलिए थोड़ा आगे और लिखिए, नंबर 3 के बाद नंबर 4। नंबर 4 में लिखेंगे आप प्रथम
प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर इसका सूत्र होता है हमारा n प्लस 1 और बटा 2, ये सूत्र होता है। नंबर 5, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n और n प्लस 1, ये n प्लस 1 लिखा हुआ, ठीक, n प्लस 1 है ये। इसके बाद अगला नंबर 6, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो ये हमारे समांतर श्रेणी के सभी सूत्र खत्म हुए। इसके बाद एक बार पूरा देख लीजिए इस पेज को, फिर इसके बाद अगले सूत्र लिखा रहे हैं। अब यहाँ से आपको त्रिभुज के सूत्र बताने वाला हूँ, जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है। तो सभी बच्चे लिखेंगे त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6। चलिए भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले थेल्स प्रमेय नंबर 1 है हमारा, थेल्स प्रमेय। और देखो थेल्स प्रमेय प्यारे बच्चों को कहाँ लगती है, जरा ध्यान समझना। थेल्स प्रमेय देखो यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिया होगा, ठीक है। तो इसका नाम मान लो यहाँ पर ए बी और ये सी। तो इस वाली भुजा के समांतर एक भुजा मिलेगी आपको ये। तो यहाँ पर मान लो डी और ये ई। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी इस त्रिभुज में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर। जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे लगती है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी। एक बार फिर समझो, ए डी बटा डी बी। ऐसा तब करेंगे जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई और बटा ई सी। इस प्रकार ये हमारी थेल्स प्रमेय हो जाती है। अब इसके बाद नंबर 2 में लिखेंगे हम त्रिभुजों बेटा सोरनाकर, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ठीक है। तो नंबर 1, यानी यहाँ पे 2 त्रिभुज मिलेंगे आपको। एक त्रिभुज ये है हमारा और एक त्रिभुज मान के चलो ये। देखो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो यहाँ पे ए बी और ये सी, यहाँ पे लिख लो डी, यहाँ लिख लो ई और यहाँ लिख लो एफ। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है इन 2 त्रिभुजों में, ठीक। आप समझना। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे इसको। नंबर 2 ये वाला कर लीजिए 1 2 3 वाला, ठीक। अब इसमें नंबर 1 डाल के लिखेंगे हम उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। यानी 2 त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। यदि कोई 2 त्रिभुज हैं, तो उनके संगत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज यानी कि देखो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो। तो यहाँ पे लिख लें, थोड़ा हम ध्यान से देखो। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई
और कोण सी बराबर कोण एफ। तो प्यारे बच्चों संगत कोण बराबर, जब ये संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, और ये चिन्ह समरूप का होता है त्रिभुज डी ई एफ, और किसके आधार पे हो जाएंगे हमारे एस 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 के, और माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों ए लिखेंगे यहाँ पर ए, ठीक। एंगल एंगल यानी कोण के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए नंबर 2। देखो किसी भी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सी कसौटी होती है? ए कसौटी। अब इसके बाद नंबर 2, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अनुपात में हो, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। जब किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये किसके आधार पे हो जाएंगे? देखो ये अनुपात है, भुजाएं हैं, तो साइड यानी कि एस 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 के आधार पे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब इसके बाद नंबर 3 में लिखेंगे दो भुजाएं समानुपात में तथा एक कोण युग्म बराबर हो, ठीक है, या समान हो या फिर बराबर हो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यस ए यस। देखो इसका अर्थ ये दो भुजाएं समानुपात में होंगी और एक कोण बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये भी हमारा नियम कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लो यानी कि त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ऐसा कब होगा? देखो कसौटियां हमारी प्यारे बच्चों 3 हैं। कसौटियां कितनी है? 3 है। देखो एक तो कसौटी ए है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो ए के आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए देखो किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हैं तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और दो कोण बराबर है तब भी समरूप होते हैं। ध्यान रखना ये चीज। यदि आपने किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर दिखा दिए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और दो कोण बराबर दिखा दिए यानी दो कोण संगत कोण बराबर दिखा दिए दो, तब भी समरूप हो जाते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे अगला लिखेंगे हम यहाँ से। तो समरूप की कसौटियां कितनी है हमारी? 3 है। एक तो हमारी ये है, और एक ऐसा एस और एक एस ए। तो समरूप की कसौटियां कितनी होंगी? 3 हो गई। इन 3 को आपको याद करना है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब यहां से नई लाइन से लिखेंगे नंबर 3 डाल के। त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटियां, यानी कि त्रिभुज सर्वांसम कब होते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा जब यानी कि दो कोण और एक भुजा बराबर होगी, ठीक है। दो कोण एक भुजा, एक कसौटी ये हो गई हमारी। नंबर 2 यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होंगे। नंबर 3 तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एक बार फिर समझ लीजिए। देखो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण दोनों बराबर है और एक भुजा समानुपात यानी एक भुजा बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे। दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर है, सर्वांसम होंगे। तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांसम होंगे। अब इसके बाद अगला सूत्र है हमारा। अब सूत्र देखो काफी सूत्र है इसमें। अब जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो प्रमेय के बारे में उसी समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद अगला सूत्र देखिए, बिंदु से नोट कर लो इसको। इसमें एक और लिखो नंबर 4 डाल के, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेना, छोटा सा बना लेना आपको इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी, यहाँ पे 90 अंश। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ से लिखेंगे चैप्टर नंबर 7 है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। उसके बारे में थोड़ा देख लें अब आप, थोड़ा क्या सभी देखिए। तो नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए समझिए इसको भी थोड़ा। निर्देशांक ज्यामिति। अभी गाड़ी आधे पे नहीं पहुंची है, तो इसमें नंबर पहला, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी। तो नई लाइन से बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। सूत्र नंबर पहला। इसके बाद सूत्र नंबर दूसरा, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लिखेंगे नई लाइन से, निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। और प्यारे बच्चों एक यहाँ पे सूत्र यहीं पे लिख लीजिए नंबर 3 डाल के, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब थोड़ा आपको चतुर्थांश के बारे में आपको हम बता दें। ठीक, तो अगली हेडिंग होगी चतुर्थांश। चतुर्थांश समझिए इसको भी। तो प्यारे बच्चों ये होता है x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है हमारा y डैश। तो ये कहलाता प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? प्रथम चतुर्थांश। और ये कहलाएगा द्वितीय और ये कहलाएगा तृतीय और ये कहलाएगा चतुर्थांश। ठीक है, चा बना दीजिए, यहाँ पर भी चा और यहाँ पर भी चा। तो प्यारे बच्चों प्रथम में क्या होता है, सभी प्लस के होते हैं, यानी कि प्लस कामा प्लस। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस कामा प्लस और इसमें माइनस कामा माइनस और इसमें होता है हमारा प्लस कामा माइनस। तो ये निर्देशांक के चिन्ह होते हैं, ध्यान रखना आपको इसको। ठीक है, चलिए भाई अब नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम, ये नंबर 4 कर लीजिए इसको आप, नंबर 4। अब यहाँ से नंबर 5 देखिए, नंबर 5 लिखेंगे x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक। तो बराबर सूत्र होता है, x अक्ष के निर्देशांक का सूत्र होता है x, 0। ये याद कर लेना है आपको। इसके बाद y अक्ष के निर्देशांक,
बाई अक्ष के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है 0, बाई। अगला सूत्र हमारा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहां पर लिखेंगे y बराबर b। अब नंबर अगला, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x बराबर a। तो इनकी जरूरत पड़ती है जब आप अनसोल्ड हल करेंगे तो ये सवाल मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में सवाल देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। चलिए एक बार पेज को पूरा देख लीजिए, इसके बाद इसके आगे वाले सूत्र हल कराते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला नंबर चलेगा, प्रश्न नंबर 5, यानी 5 के बाद 6 नंबर डालिए आप यहाँ पर, नंबर 6। तो नंबर 6 में लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध। सररेख होने का प्रतिबंध, ठीक है, सररेख होने का प्रतिबंध। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखना y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। तो देखो 23, 31 और ये 12। तो ये सररेख होने का प्रतिबंध हो गया। नंबर 7, नंबर 7 में लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एरिया त्रिभुज बराबर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2। अब पूरा यही सूत्र लिख देना यहाँ पर हमें, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। नहीं लाइन से लिखना हमें अंता विभाजन सूत्र, नंबर 8 डाल के लिखेंगे अंता विभाजन, अंता विभाजन सूत्र। चलिए इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 और अनुपात, अनुपात हमारा है m1 अनुपात m2। तो नई लाइन से लिखेंगे निर्देशांक बराबर, निर्देशांक निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 by 2 और m2 by 1 बटा m1 प्लस m2। तो ये अंता विभाजन के निर्देशांक हमारे हो गए। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र है नंबर 9, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों निर्देशांक के हमारे सूत्र खत्म हो गए। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के बताने वाले, एक बार इनको पूरा देख लीजिए। अब यहाँ से कराने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो नंबर 1 डाल के लिखिए त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात।
तो हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखने से पहले थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए। एक सूत्र होता है हमारा लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, अगर आपने सुना हो ये शब्द लाल बट्टे कक्का, तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टैन। ठीक है, और ये होता है कॉसिक। लगाना चाहो तो यहाँ पर थीटा भी लगा दो। ठीक है, ऐसे थीटा लगा लीजिए इस प्रकार थीटा। और ये होता है हमारा सेक थीटा और ये होता है हमारा कॉट थीटा। और इसके बाद इसी के नीचे थोड़ा एक काम और करेंगे, यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा और एक समकोण त्रिभुज ये वाला हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख लो ए बी और ये सी, यहाँ पर भी लिख लो ए बी और ये सी। तो ये कोण हमारा होता है 90 अंश का और यहाँ पर भी ये कोण होगा 90 अंश का। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण होते हैं, ये दोनों न्यून कोण होते हैं। ये कोण और ये दोनों कोण न्यून कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख दें, हम थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए आप। तो समकोण के सामने वाली, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, भुजा ठीक थोड़ा सही लिख लीजिए आप। न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये होती है हमारी लंब। क्या होती है? लंब होती है। देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। और ये वाला हम कोण लेंगे, ये वाला कोण कर लिया हमने थीटा, तो इस कोण के सामने ये वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, एक बची आधार, तो आधार ये हो जाएगा हमारा। और जब ये वाला न्यून कोण लेंगे, जब प्यारे बच्चों ये वाला न्यून कोण लेंगे, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और भैया न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये कर्ण, तो ये वाली भुजा बची हुई है आधार। अब इसी के नीचे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय। तो यहीं पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब आ जाइए जरा त्रिकोणमितीय अनुपात पर, जो हमने स्टार्टिंग में कुछ छोड़ दिया था। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो सबसे पहले साइन लिखेंगे यहाँ पर, ये पहला नंबर डालिए। ठीक, तो नंबर 1 पहले का पहला, तो साइन थीटा बराबर, तो प्यारे बच्चों साइन है तो साइन होता लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। फिर नंबर 2 डाल के लिखेंगे कोसेक थीटा, यहाँ पर ये कोसेक थीटा। देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस से जब नीचे से लिखेंगे तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। अब ये कॉस लिखेंगे, नंबर 3 डालिए अब यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, और कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। नंबर 4, अब इसके नीचे सेक है, तो अब यहाँ पे सेक लिखेंगे, सेक थीटा, तो सेक होता कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से tan लिखेंगे हम नंबर 4 डाल के, tan थीटा, तो tan होता हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। नंबर 6, अब यहाँ पे कॉट लिखेंगे, ये वाला कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 हमने लिख दिए हैं।
अब इसके बाद यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। चलिए वीडियो को रोक के आराम से लिख लो आप। नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ से हम त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। चलिए इसको भी समझ लीजिए। तो त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है जरा ध्यान समझना। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 डाल के, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसिक थीटा, ठीक पहला। फिर नंबर 2 डाल के इसी के सामने लिखना है हमें कोसिक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन 1 बटा कोसिक, कोसिक 1 बटा साइन। नंबर 3 कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा। नंबर 4 फिर लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। नंबर 5 टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन के 2 मान होते हैं, एक साइन बटा कॉस होता है और एक होता है 1 बटा कॉट थीटा। फिर नंबर 6 डाल के लिखेंगे यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर, कॉट के भी 2 मान होते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। अब इसके बाद अब आपको बताने वाला हूँ टेबल। तो अब आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमितीय टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन लिखेंगे हम, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन का मान लिखने के लिए यहाँ पे देखो 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। अब इसके नीचे सब में 4 का भाग लगाएंगे, बटे में 4, बटे में 4, सबके नीचे 4 4 लगाना, बटे 4 बटे 4 और ये बटे 4। ध्यान समझना। अब इन सब का लेंगे वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इन सब का लेना है वर्गमूल हमें, ठीक। इस प्रकार ये अब देखो ये 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका तो मान 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0। अब देखो इसका मान हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बटा 2। फिर ये 4 एकन 4, 4 एकन 4, अंडर रूट 1 बटा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये साइन का मान निकल के आ गया। देखो उम्मीद है प्यारे बच्चों बनाना छोड़िए, टेबल को रटना सीखिए। देखो साइन 0 का मान 0, साइन एक साइन का याद कर लो, साइन का याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 बटा 2, साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1। तो साइन का मान याद कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस। तो अगर आपको साइन का मान याद है तो कॉस का मान लिखना बहुत सरल है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा साइन का मान है, तो साइन का मान जब दिया हो तो कॉस का मान कैसे लिखते हैं। तो कॉस का मान लिखने के लिए इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो देखो 1 लिखेंगे, अंडर रूट 3 बटा 2 लिखेंगे, फिर 1 बटा 2 लिखेंगे, थोड़ी गलती कर दी हमने, हाँ 1 बटा अंडर रूट 2 लिखेंगे, फिर ये 1 बटा 2 लिखेंगे, फिर ये वाला 0 इधर लिखेंगे। तो ये हमारा कॉस का मान निकल के आ गया। थोड़ा और समझिए। अब इसके बाद कॉस के बाद हम टेन का लिखेंगे। तो टेन यहाँ पे लिखना टेन थीटा। तो टेन का मान लिखेंगे तो इन 0 बटा 1 यानी इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाना है, तो ये 0 बटा 1 हो जाएगा। तो थोड़ा मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, ध्यान समझना। इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाना है, तो ये हो जाएगा 0 बटा 1। ये हमारा 0 बटा 1, तो 0 बटा 1 तो 0। देखो एक बात ध्यान रखना, 0 बटा 1 यानी 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। फिर 1 बटा 0 तो इसका आंसर अपरिभाषित आएगा। नहीं पता तो ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए आप, यानी कि किसी संख्या का भाग 0 में लगाते तो आंसर 0 आता है,
और 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं तो अपरिभाषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब इन दोनों के बीच में बटे का चिन्ह लगाना है, तो देखो 1/2 फिर √3/2 ये, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पे tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। फिर 1/0, 1/0 यानी 0 में 1 का भाग लगाए तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये हमारी tan की टेबल बनके तैयार हो गई। अब tan के बाद बनाएंगे cot की हम। तो cot की कैसे बनाते हैं देखना, बस खाली आप साइन का मान याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा। तो cot का मान लिखने के लिए इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिभाषित है तो अपरिभाषित को यहाँ लिखो, √3 यहाँ, फिर 1, फिर 1/√3, फिर ये 0। अब इसके बाद चाहिए हमें कौशिक का। कौशिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन के मान को उल्टा करना पड़ेगा। तो साइन का मान कौन सा है, देखो साइन का मान 0 है, तो यहाँ पे 0/1 लिखेंगे, जब इसे पलटेंगे तो 1/0, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। अब ये 1/2 है, तो 1/2 को पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 1/√2 है, इसे पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा हमारा। अब √3/2 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कौशिक के बाद लिखेंगे सेक थीटा। तो सेक का मान ज्ञात करने के लिए कौशिक को मान को इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 1 और 2/√3, √2, फिर ये 2, फिर ये अपरिभाषित। तो इस प्रकार ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को रोक के आराम से बना लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, टेबल को याद करिए, भले आप ना बना पाए लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मान लो प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में एक ही प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं, तो 2 प्रश्न के लिए क्या 5 मिनट तक आप टेबल बनाएंगे? तो भैया याद करिए, ठीक है। याद है तो आपको सवाल जल्दी लगा लेंगे, नहीं तो बनाते रहेंगे 4 घंटे तक। अब इसके बाद आगे यहाँ पे हम बताने वाले हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोणों पर आधारित। ठीक है, तो नंबर अगला होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय चलिए समझिए भाई। तो यहाँ पर जो हमारा पहला, एक काम करिए, देखो यहाँ पे थोड़ा एक सूत्र और होते हैं तो इस साइड लिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कोसिक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। तो इसमें प्यारे बच्चों होता क्या है, कॉस और सेक के धनात्मक होते हैं, ये दोनों धनात्मक रहेंगे, बाकी ऋणात्मक हो जाते हैं। यानी इन सबका माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा। माइनस साइन थीटा, ये प्लस रहेगा कॉस थीटा, तो ये माइनस का टैन थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, तो ये सेक भी प्लस रहेगा और माइनस का कॉट थीटा। तो ये आपको याद करना है। तो इसके बाद जो हमारा पहला सूत्र है, इनको तो भैया जरूर याद करना है आपको। पहला सूत्र है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा, नंबर 3 टैन 90 माइनस थीटा, नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा, नंबर 5 कॉसिक 90 माइनस थीटा, नंबर 6 सेक 90 माइनस थीटा बराबर। चलिए समझिए।
तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे साइन है, तो साइन का बन जाता है कॉस थीटा, और कॉस का बन जाता है साइन थीटा, और टेन का बन जाता है कॉट थीटा, और कॉट का बन जाता है टेन थीटा, और कोसिक का बन जाता है सेक थीटा, और सेक का बन जाता है कोसिक थीटा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद यहाँ से चलने वाली हमारी सर्व समीकरण। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण या सर्व समीका। चलिए देखिए, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीका जो हमारी पहली होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस को उधर भेजिए, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने कॉस को भेजा, अब के बाद साइन को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी हमारी सर्व समीका है, जो दूसरी सर्व समीका है हमारी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्व समीका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो एक को उधर भेज दो, इस एक को उधर भेजो। जब ये एक उधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक ही हो जाएगा। पहले हमने एक को उधर भेजा, अब एक काम करो, यहाँ पर टेन स्क्वायर को उधर भेजिए, यानी टेन को उधर भेजिए। जब टेन को उधर भेजेंगे तो यहाँ उधर क्या बचेगा, एक बचेगा। एक काम करो प्यारे बच्चों, इस सर्व समीका को थोड़ा घुमा के लिख लो, इसको ऐसे लिखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, इस प्रकार लिखो। अब एक को उधर लाओ, जब एक को उधर लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार टेन स्क्वायर को उधर लाओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर बचेगा 1। तो ये हमारी दूसरी सर्व समीका हो गई। अब तीसरी सर्व समीका कौन सी, उसको भी देख लीजिए। तीसरी सर्व समीका हमारी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक को उधर लाओ, तो जब एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो ये भी सूत्र कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक सूत्र और यूज होता है, दो एक सवालों में लग जाते हैं सवालों में, तो ये हमारा सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी सूत्र कभी कभार लग जाता है। ठीक है, लग क्या जाता है, हम एक दो सवालों में लगा देते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए आप। तो इसमें बस प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति में हमारे पास इतने ही सूत्र थे, और इससे ज़्यादा एक भी सूत्र नहीं लगेगा। चलिए भाई, इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद अगली प्रश्नावली देखिए। एक बार जल्दी से इनको देख लीजिए। तो इनकी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर है 12। ठीक, और इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, तो प्रश्न नंबर पहला यानी सूत्र नंबर पहला है हमारा। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है,
और ये वृत्त का केंद्र होता है और ये वृत्त की परिधि कहलाती है। ये जो गोल गोल दिखाई दे रही है ये वृत्त की परिधि होती है हमारी, ठीक है, जिसे हम परिधि बोलते हैं। अब ये वृत्त का केंद्र है जिसे हम ओ से लिखते हैं और ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है और ये वृत्त की त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। तो सूत्र नंबर पहला हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और प्यारे बच्चों परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इस इकाई लिख दीजिए, ठीक। इकाई का अर्थ है सेंटीमीटर मीटर जो भी है, नंबर यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो वृत्त से हमारे यही दो सूत्र बनते हैं। अब इसके बाद अब आपको बताने वाला हूं त्रिज्यखंड की लंबाई। अब यहाँ पे सभी बच्चे हेडिंग लिख लेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, त्रिज्यखंड हमारे दो प्रकार के हैं। नंबर 1 लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। नंबर 2 दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। देखो ये हमारा एक है वृत्त, आपको प्रकार से बनाना है ये आपका वृत्त है और प्यारे बच्चों ये वृत्त का केंद्र है, ठीक। तो ये यहाँ से और ये वाला भाग ये जो ये कहलाएगी त्रिज्या, इसका नाम लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो ओ। ये कोण हो जाएगा यहाँ पे थीटा और ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या हमारी बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाला भाग, छोटा वाला भाग, पेन दूसरा है नहीं जो आपको दिखा देते छायांकित करके हम, देखो ये छोटा वाला भाग, ये वाला ये कहलाता हमारा लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। और इससे जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ये ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब समझ लिए। अब ये वाला प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी यार कहाँ चले गए पेन सब के सब। देखो ये वाली दूरी ये कहलाएगा हमारा लघुचाप। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लघुचाप। इसका नाम है लघुचाप। लघुचाप यानी छोटा चाप। अब ये यहां से लेके यहां तक ये कहलाएगा दीर्घचाप। क्या कहलाएगा? दीर्घचाप। दीर्घचाप। चलिए अब इनके सूत्र क्या बनते हैं वो देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो ये वाला भाग है ये है हमारा लघु त्रिज्यखंड। तो सूत्र नंबर पहला है हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और यहाँ पे लिख देना वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। नंबर 2 तब यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा 360 माइनस
थीटा और बटा 360 ये, ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गए। अब इसके बाद ये वाली बची हुई हमारी लघुचाप की लंबाई, नंबर 3 डाल के लिखेंगे। अब हम नंबर 3 में लिखना है लघुचाप की लंबाई। ये हमारा लघुचाप कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लघु चाप की लंबाई। तो लघु चाप की लंबाई बराबर सूत्र है हमारा 2πr थीटा बटा 360। नंबर 4 दीर्घ चाप की लंबाई। दीर्घ चाप यानी ये वाला बड़ा चाप है, दीर्घ चाप कहलाता है। तो इसकी लंबाई 2πr 360 माइनस थीटा और बटा 360। तो ये हो जाएगी हमारी दीर्घ चाप की लंबाई। चलिए भैया, तो उम्मीद है आपको त्रिज्यखंड के सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आपको बताने वाला वृत्तखंड के सूत्र। तो इसके लिए चलो यहीं पे काम हो जाएगा हमारा। चलिए, तो यहाँ पे तो त्रिज्यखंड के बाद लिखेंगे वृत्तखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्तखंड। प्यारे बच्चों, वृत्तखंड भी, इनकी वृत्तखंड पूरा लिख लीजिए, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी हमारे दो होते हैं, ठीक। और थोड़ा वृत्तखंड के बारे में आप समझ लें। तो प्यारे बच्चों, ये हम बना रहे हैं वृत्तखंड, ठीक है। और ये अब इसके दो भाग हो गए, ठीक है। ये वाला भाग कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड और ये कहलाता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और इसके बीच में होता है केंद्र O। अब समझिए, हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, छोटे वाले भाग का। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 डाल के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे मिलाना चाहो तो मिला दीजिए आप ऐसे करके ये चीज। तो ये यहाँ पे कोण बनता है थीटा और ये बन जाती है हमारी त्रिज्या। चलिए भाई, नंबर 2 डाल के लिखेंगे। यहाँ से हम नंबर 2 में लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना हमें वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस यानी इस प्रकार से हमारे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के भी दोनों सूत्र कंप्लीट हुए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगले सूत्र कौन कौन से वो देख लीजिए। पहले एक बार इनको पूरा देख लें आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप। अब ये वीडियो चाहे एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, यूट्यूब से हटने वाला नहीं है, हमेशा के लिए आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। अब इसमें कुछ विविध प्रश्नों के सूत्र यानी कि विविध सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़ा प्रश्नावली से हटके हैं। तो नंबर 1 है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे लिख लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नंबर 2 वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, ये सूत्र सब यूज होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। नंबर 3 वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। भुजा √2। अब इसके बाद इसमें आपका एक और लगेगा
आयत का क्षेत्रफल। नंबर 4, पहले तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। नंबर 5, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नंबर 6, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना है, हाँ बस सही है। अब इसके बाद अब आपको बताने वाला हूं मैं प्रश्नावली 13। प्रश्नावली 13 में क्या होता है देखिए भैया ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो सबसे पहले घन, नंबर 1 डालेंगे घन। तो पहले बच्चों घन का थोड़ा चित्र देख लीजिए आप, किस प्रकार का होता है हमारा घन। तो ये हमारा घन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे घन में किनारे कितने हैं, किनारे या कोर, तो किनारे 12 होते हैं, कोने यानी शीर्ष हमारे पास 8 होते हैं, सतह यानी फलक कितनी होती हैं, 6 होती हैं, फलकें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। किनारे कितने 12 है, कोने कितने 8 और सतह कितनी है 6। तो इसका सूत्र नंबर पहला, और इसकी भुजा हमारी है मान के चलो a, इस घन की भुजा कितनी a है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ये हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। नंबर 2, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4a²। नंबर 3, घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू, ए पे घात 3। अब देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इनका मात्रक होगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। इसका आंसर होगा घन इकाई। तो ये तो हो गया हमारा घन। अब इसके बाद अब आपको घनाभ के बारे में बताने वाला हूं। तो घनाभ के लिए पहले बना लो चित्र ये, तो ये चित्र बन के हमारा हो गया तैयार, ठीक है। तो घनाभ में भी 12 किनारे 8 कोने और 6 सतह होती हैं। तो सूत्र नंबर पहला इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH + HL।
ठीक है। अब लिखेंगे नीलान से नंबर 2, जो सूत्र यूज होंगे वही बताने वाला हूं आपको। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, ऊपर वाली हट जाएगी, नीचे वाली हट जाएगी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये हट जाएगी। तो यहाँ से हम एच कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 2h यहाँ पे हो जाएगा b प्लस एल, तो ये हो जाएगा सूत्र हमारा। ठीक है, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बन जाता है। अब इसके बाद नंबर 3 बहुत ही मुख्य सूत्र है ये, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LVH। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ पर घन इकाई, घन इकाई, और यहाँ लिखना वर्ग इकाई, और यहाँ पर भी लिखना वर्ग इकाई। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। इसके बाद बेलन के सूत्र बताने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों वीडियो काफी लंबा बन गया यार, ये लगभग 1.5 घंटे का क्रॉस हो जाएगा यार ये। अब यहाँ से लिखेंगे बेलन। ठीक, बेलन के सूत्र देख लीजिए भाई। तो प्यारे बच्चों ये हमारा होता है एक बेलन, ये त्रिज्या होती है और ये ऊंचाई होती है। तो ये हमारी त्रिज्या और ये ऊंचाई है। तो सूत्र नंबर पहला, बेलन का बकपृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ 2πRh वर्ग इकाई। नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πR और कोष्ठक के अंदर H प्लस R। ठीक, यहाँ पर भी वर्ग इकाई लिख लेना। नंबर 3, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पे सब में वर्ग इकाई लिख देना। ठीक है, वर्ग इकाई वर्ग इकाई वर्ग इकाई, यहाँ पे जगह नहीं है, वर्ग इकाई। नंबर 4, बेलन का आयतन बराबर πr²h घन इकाई। चलिए जल्दी से नोट कर लिया करो यार। अब इसके बाद लिखेंगे हम शंकु। तो प्यारे बच्चों ये हमारा बन गया शंकु। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है और ये ऊंचाई होती है जिसे हम h से लिखते हैं, और ये त्रिज्या होती है। चलिए सूत्र नंबर पहला, शंकु का बकपृष्ठ πRL। नंबर 2, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो πR L प्लस R वर्ग इकाई। यहाँ पर भी वर्ग इकाई लिखना। ठीक है। नंबर 3, तिरछी ऊंचाई यानी कि L² बराबर H² प्लस R², या L बराबर √H² प्लस R²। नंबर 4, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। तो प्यारे बच्चों हमारे शंकु के भी सूत्र खत्म हो गए। अब इसके बाद चलेगा हमारा, शंकु के बाद आता है गोला। गोले के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा, एक काम करें गोले के दूसरे पेज पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे लिख लेंगे, गोला लिख लेंगे अब यहाँ से, ठीक है। गोला, बम बम भोला गरी का गोला। चलो समझो भैया, तो ये बना दिया हमने एक गोला। तो ये वृत्त का केंद्र जिसे ओ से लिखते हैं, ये वृत्त की हमारी है त्रिज्या आर, यहाँ पे ए लिख दिया। तो सूत्र नंबर पहला यहाँ पर है हमारा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू वर्ग इकाई घन इकाई। अब इसके बाद इसी गोले के साथ साथ एक होता है हमारा अर्धगोला, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला। तो अर्धगोले का चित्र इस प्रकार ये होता है हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे ये समतल होता है हमारी, ये वृत्त की त्रिज्या होती है और ये भी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नंबर 3, नंबर 2 अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। नंबर 3 अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर सूत्र होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू। तो भैया ये और इसका लिखना है घन इकाई। तो ये प्यारे बच्चों मेन सूत्र के सूत्र हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। घन के हो गए, घनाभ के हो गए, गोला के हो गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। और छिन्नक था हमारा, छिन्नक वो 30% में कट गया, छिन्नक नहीं आएगा इस साल, तो छिन्नक के सूत्र भी नहीं कराएंगे हम। अब इसके बाद हमारी अगली प्रश्नावली है सांख्यिकी, प्रश्नावली 14। चलिए भाई 14 के बारे में देख लें आप। तो इसका सूत्र सांख्यिकी का सूत्र नंबर पहला है हमारा, तो यहाँ पे है सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। यानी यहाँ पे लिख लो वर्गीकृत आंकड़ों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहला सूत्र इसका प्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि। तो समांतर माध्य बराबर इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। नंबर दूसरा सूत्र है हमारा इसका कल्पित माध्य विधि।
तो समांतर माध्य बराबर इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटा सिग्मा एफ। नंबर 3, पग विचलन विधि। तो समांतर माध्य बराबर इसका सूत्र है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच। तो माध्य निकालने के 3 विधि होती हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, इसके बाद पग विचलन विधि। अब इसके बाद इसके आगे बताने वाला बहुलक। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया करो यार। तो यहाँ पे नंबर 4 में लिखेंगे बहुलक। ठीक, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर जो हमारा सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू एच, ये सूत्र होता है हमारा। नंबर 5, माध्य बराबर माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ और इंटू एच, ये सूत्र होता है हमारा। अब इसमें एक और सूत्र होता है, उसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए आप। नंबर 6 डाल के लिखेंगे 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये बोर्ड की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद भाई अगले सूत्र है हमारे, उनको देख लीजिए आप। अब यहां से चलाएंगे, अब हम क्या नाम है उसका, प्रायिकता। अब सभी बच्चे प्रायिकता पे आ जाइए भाई। तो पार्ट यहां से हमारा चालू हो गया, प्रायिकता। तो सूत्र नंबर पहला है हमारा प्रायिकता बराबर प्रायिकता यानी कि पी ई बराबर। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है हमारा प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। तो पहला सूत्र तो हमारा ये हो गया। और प्यारे बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक सर्वसम का होती है हमारी। ठीक है, अब वो सर्वसम का क्या होती है उसको जरा ध्यान समझ लीजिए आप। पर एक और देख लो यहाँ पर, ये नंबर 2 PE प्लस PE पे बार है ये और बराबर 1। देखो ये होने की प्रायिकता होती है, ये होती है हमारी होने की प्रायिकता, और ये होती जो F पे बार लगा हुआ है ना, और ये होती ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।
ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। ठीक, शून्य होती है। नंबर 4 में लिखेंगे एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अब इसके बाद नंबर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है 0 PE। देखो इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चों, जो प्रायिकता होती है ना हमारी प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी और 1 के बराबर होगी। 0 होगी लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी, ये इसका अर्थ हुआ। तो बस इसमें आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। तो शायद यानी कि सभी सूत्र हमने इस वीडियो में सभी सूत्रों को कंप्लीट करा दिया है। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।